हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीस्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा ही चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझेंगे एंड देन फिर हम उसकी प्रोसेस को भी जान लेंगे। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन जिसका नाम क्या है, प्लानिंग, वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो भी चैप्टर 4 में। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो आपको अच्छे से पता है प्लानिंग में हमने क्या देखा था कि हम कैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हर चीज को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। एंड उसमें भी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, अपने गोल को, अपने एम को सेट करते हैं। ठीक है, किसमें? प्लानिंग में। तो नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं अभी मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन की। तो प्लानिंग में हमने क्या किया, बेसिकली हमने प्लानिंग में क्या किया है, ऑब्जेक्टिव को सेट किया है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो हमने प्लान सेट किया है, जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल सेट किया है, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ऑर्गेनाइजिंग में हम उस ऑब्जेक्टिव को या फिर जो भी प्लान हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं या करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक घर बनाना है। ठीक है, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि हमें कितना बड़ा घर बनाना है, उसमें कितने रूम्स रहेंगे। ठीक है, ड्राइंग रूम रहेगा कि नहीं रहेगा, बैल्कनी रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, कितने BHK का हमें घर बनाना है, ये सभी चीजें आप डिसाइड करते हो, फिर नक्शा बनाते हो। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। आपने क्या कर लिया, नक्शा बनवा लिया, मतलब आपने प्लान कर लिया। अब प्लान करने से क्या वो घर बन जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीजें आपने सोची हैं कि कितने कमरे बनाने हैं, कितने वॉशरूम्स बनाने हैं, ड्राइंग रूम बनाना है कि नहीं, स्टोर रूम बनाना है कि नहीं, तो ये सभी चीजें जो आपने प्लान करी थी ना, आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? तो जो भी आपने नक्शा बनाया है उसकी मदद से आप क्या करोगे, आप उस घर को बनाना स्टार्ट कर दोगे। सपोज कीजिए आपने सोचा था कि 3 बेडरूम बनने चाहिए, तो 3 बेडरूम वहां पर आप बनाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब खुद तो नहीं बनाओगे, बट जिसको भी आपने बनाने के लिए दिया होगा तो वो बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आया समझ में? एंड देन फिर उसके बाद बेडरूम के साथ अगर आपने सोचा है कि अटैच टॉयलेट्स होने चाहिए तो वो भी वैसा बनेगा। मतलब जैसा आपने प्लान किया था वैसा आपका घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है। पहले क्या हुआ था, पहले प्लानिंग हुआ था जो आपने करी थी, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, उस प्लान करी हुई चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज की। मतलब बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम क्या करने वाले हैं यहां पर, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करोगे, जो भी प्लान आपने सोचे थे उसे इंप्लीमेंट करवाओगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्लान हमने सोचे हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो जॉब्स डिसाइड करेंगे, जॉब्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी जॉब्स रहने वाली हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर आप ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए जॉब डिसाइड करनी पड़ेगी। एंड ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग रख लोगे, पहले आप वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को रख रहे हो एंड देन फिर आप जॉब डिसाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। पहले जॉब डिसाइड होती है कि हमें, सपोज कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 जॉब्स आपने डिसाइड करी, तो उस हिसाब से आप 5 एम्प्लॉयज को यहाँ पे रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 10 एम्प्लॉयज रख लिए एंड फिर सोचने बैठे हो कि हाँ भैया हमें तो जरूरत सिर्फ 5 एम्प्लॉयज की है, तो 5 को बोलोगे जाओ घर जाओ एंड 5 को बोलोगे तुम यही रुको। ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होता है, पहले तो आप प्लान करते हो, दूसरी चीज आप क्या करते हो, उस प्लान को इंप्लीमेंट करते हो। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जॉब्स आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपने जॉब्स डिसाइड की है उसका वर्किंग रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। उस जॉब में वो जो एम्प्लॉय है जिसको भी आप आगे रखने वाले हो, तो वो क्या क्या काम करेगा। ठीक है, आया समझ में? सपोज कीजिए 5 जॉब में से एक जॉब है वीडियो एडिटिंग या वीडियो एडिटर की जॉब है, तो वो जो वीडियो एडिटर है वो क्या क्या काम करने वाला है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, आया समझ में? मतलब जो जॉब्स आपने क्लैरिफाई की है उसका काम क्या रहने वाला है वो भी आप ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट फिर आप क्या करोगे, जो भी रिसोर्सेज रहेंगी, जो भी रिसोर्सेज रहेंगी, जैसे कि रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, मैन पावर आ जाता है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल आ जाते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सोचे होंगे, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूं कि ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाता है एंड उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉब डिसाइड करते हैं, उस जॉब में कौन क्या काम करने वाला है वो डिसाइड करते हैं एंड उस हिसाब से हम रिसोर्सेज को गैदर करते हैं या रिसोर्सेज को लगवा देते हैं ताकि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सोचे हैं वो हम अचीव कर पाएं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी सिंपल डेफिनेशन, वो भी ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट अगेन हमें ऑर्गेनाइजिंग के बारे में दे के रखा है, ये भी आप एक डेफिनेशन समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ह्यूमन एफर्ट्स कोऑर्डिनेट होते हैं, असेंबल्स रिसोर्सेज। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन एफर्ट्स है, ठीक है, जो ह्यूमन है उनके एफर्ट्स क्या होते हैं, उनके एफर्ट्स कोऑर्डिनेट होते हैं एंड रिसोर्सेज को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एंड फिर उसके बाद ह्यूमन को एंड रिसोर्सेज को, ठीक है, ह्यूमन तो आपको समझ में आ रहा है, इंसानों की बात हो रही है, एम्प्लॉयज वर्कर्स की बात हो रही है, लेबर्स की बात हो रही है एंड रिसोर्सेज से आपको समझ में आ रहा होगा रॉ मटेरियल, मशीनरी, इन सब की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को एक साथ लेकर आएंगे ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सोचे हैं वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। अगेन वो सिमिलर डेफिनेशन ही देके रखिए थोड़े अलग तरीके से कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स कोऑर्डिनेट होते हैं, रिसोर्सेज असेंबल किए जाते हैं एंड दोनों को फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगवा दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक प्रोसेस दे के रखी है। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, अगर बात किसकी हो रही है, बात प्रोसेस की हो रही है ना,
तो प्रोसेस में आपको चाहे 5 स्टेप्स दे के रखे हों, चाहे 10 स्टेप्स दे के रखे हों, जिस सीक्वेंस में दे के रखे होंगे आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं एंड पेपर में लिख के आने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने स्टेप 10 को सबसे पहले लिख दिया, स्टेप 5 को आपने सबसे आखिरी में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में लिखना है, सेकेंड स्टेप सेकेंड में, थर्ड स्टेप थर्ड में, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो क्या देके रखा है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर गोल, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या देखने को मिलेगा आपको, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, जो किस लिए बनाए जाते हैं, इन स्टेप्स को क्यों बनाया जाता है, ताकि जो भी गोल्स आपने सोचे हैं वो आप अचीव कर पाओ, ठीक है। उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, सीरीज ऑफ स्टेप्स देके रखे हुए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे, ठीक है। आया समझ में? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अगेन एक तरीके से आपको डेफिनेशन दे के रखी है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, काम को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, काम को ग्रुप करना, ठीक है, काम डिसाइड करना, उसे आइडेंटिफाई करना एंड देन फिर एक साथ उसको इकट्ठा कर देना कि ये पूरा हमें काम करना है, ठीक है। एक टास्क डिसाइड कर लेना, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। टू बी परफॉर्म्ड, असाइन ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि काम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, काम को ग्रुप करना एंड फिर उसके बाद जो भी जॉब्स आपने डिसाइड करी है ना, उनकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, उन ड्यूटीज को असाइन कर देना, ठीक है। ये सभी किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आया समझ में? फिर क्या करना, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप मतलब किसका किसके साथ क्या रिलेशन रहने वाला है, कौन किसको अकाउंटेबल रहेगा, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, ये सब चीजें क्या करना, डिसाइड करना एंड उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव आपने सोचा है उसे अकम्प्लिश कर देना, ठीक है। आया समझ में? एक तरीके से आप देखोगे 3 डेफिनेशन आपको देके रखी है, जो सूटेबल लगे, जो आसान लगे वो आप पढ़ सकते हो, तीनों का लगभग मतलब सेम ही है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर भी बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें काम आइडेंटिफाई होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर जॉब्स डिसाइड करी जाती हैं, जॉब्स के हिसाब से ड्यूटीज दी जाती हैं, ठीक है। आया समझ में? एंड देन फिर उसके बाद जो भी जॉब्स रहेंगी वो मतलब जो भी लोग रहेंगे उसका आपस में क्या तालमेल रहेगा, कौन किसे अकाउंटेबल रहेगा, कौन किसको आंसर करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन किसके पास पावर रहेगी, ये सभी चीजें किसमें करी जाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करी जाती हैं, ठीक है। आया समझ में? अब आप ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एम्प्लॉयज रख के डिसाइड करे जाते हैं, नहीं। क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि पहले क्या होता है, पहले जॉब्स डिसाइड करी जाती हैं, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्टिव सोचा, ठीक है, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सोच लिया कि हमारा गोल क्या रहने वाला है, ठीक है। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उस वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को लगाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें लगाने से पहले उनकी क्या जॉब्स रहने वाली है हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग रहता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग रहता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें कि इतने इतने डिपार्टमेंट्स की हमें नीड है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। तो ये कब होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। उन डिपार्टमेंट्स को हमें उन डिपार्टमेंट्स में हमें किन को रखना है, किन को नहीं रखना है, ये सब चीजें बाद की प्रोसेस होती है, ठीक है। आया समझ में? सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जॉब डिसाइड करी जाती है, ठीक है। अब जॉब डिसाइड कर ली कि ये जॉब्स की नीड है हमें, अब उसके बाद
उन जॉब्स में कौन क्या करेगा, उनके क्या रोल्स रहने वाले हैं, वो भी ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर वैकेंसी निकलती है, अगर आपने कभी नोट किया हो, तो वहां पर सबसे पहले आपको एक रोल देके रखा होगा। सपोज कीजिए आपको रोल देके रखा है टेलीकॉलिंग का, कि टेलीकॉलिंग की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखी होती हैं, ठीक है, कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, आप क्या क्या काम करने वाले हो। तो ऐसे पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि टेलीकॉलिंग में आपको इतने कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ेगा, उनको आंसर करना पड़ेगा, उनसे रिव्यूज लेने पड़ेंगे, सभी चीजें यहाँ पर लिखी रहती हैं। तो ये सब चीजें कब होती हैं और कहाँ होती हैं, ये सब चीजें प्लानिंग के बाद एंड ऑर्गेनाइजिंग में करी जाती हैं, ठीक है। आया समझ में। एंड उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेलीकॉलिंग, हमने एक जॉब डिसाइड कर ली कि टेलीकॉलिंग की जरूरत पड़ेगी, एंड देन फिर उसके हिसाब से हमने वर्क डिसाइड कर लिया कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन हमने एक वैकेंसी पोस्ट कर ली, एंड उस हिसाब से फिर लोगों को हायर किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजिंग के बाद की प्रोसेस है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट का बाद का फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो फंक्शन आता है उसका काम है, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, तो वही सब चीजें हमें यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स रहेंगे वो हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आर, तो ये 4 स्टेप्स हमारी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है, आपको आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले काम को आइडेंटिफाई करना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। मतलब एक काम आपने डिसाइड किया, ये है वर्क, ये पूरा काम आपको करना है या करवाना है, ठीक है। तो पूरा काम किसी एक से तो आप करवा नहीं सकते, तो पूरा काम एकदम से हो भी नहीं पाएगा। तो आप क्या करोगे, इस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे, ठीक है। आया समझ में। उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ऊपर ऊपर से समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया, वर्क आइडेंटिफाई कर दिया, वर्क को डिवाइड भी कर दिया। अब जो सिमिलर वर्क है ना, जो सेम काम है, हम क्या करेंगे, उसे एक डिपार्टमेंट में रख देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम हमने डिसाइड करे हैं तो उन सभी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम डाल देंगे। परचेज से रिलेटेड हमने काम डिसाइड करे तो परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे। सेल्स से रिलेटेड हमने जॉब्स डिसाइड करी हैं, काम डिसाइड करें तो उसको एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टेप, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। मैंने आपको क्या बताया था कि जॉब डिसाइड करी जाती है। अब जॉब में, उस जॉब में वो क्या क्या करने वाले हैं, जैसे टेलीकॉलिंग वाले का काम क्या क्या रहेगा, वो किस में डिसाइड होता है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज में, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद मतलब ये 3 स्टेप्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप में ये देखा जाता है कि कौन किसको आंसरेबल रहेगा, ठीक है, कौन अकाउंटेबल रहेगा, किसके पास अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। आपने ये काम कर लिया है तो उसकी रिपोर्ट आप किसको देने जाओगे, ठीक है। आया समझ में। अगर आपने कोई चीज बिगाड़ दी है तो कौन आपको डांटने वाला है या किसको जाके आप बताने वाले हो, ये सभी चीजें स्टेप 4 में डिसाइड करी जाती, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट में एक हेड रहेगा जिसको हम बोलेंगे सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर के नीचे भी बहुत सारे एम्प्लॉयज रहेंगे, ठीक है। तो अगर उन एम्प्लॉयज से कोई गलती होती है तो वो किसको इन्फॉर्म करेंगे, सेल्स मैनेजर को, ठीक है। तो ये चीज कहां पे डिसाइड होती है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में,
ठीक है, आया समझ में? तो अभी हम क्या करते हैं, इन चारों स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The first step in the organizing process is to identify and divide the total work to be done in accordance with previously determined plan. क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि हमें काम को आइडेंटिफाई करना है, फिर टोटल वर्क जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आया समझ में? एंड ये सभी चीजें हम प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो हमने चीजें सोची थी उसके अकॉर्डिंग ही काम डिसाइड करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम काम को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज। अब बोला जा रहा है कि इस काम को डिवाइड क्यों किया जाता है। सपोज कीजिए हमने जो ऑब्जेक्टिव सोचा है उसके लिए हमें क्या काम करना है वो हमने डिसाइड कर लिया, वर्क। ठीक है, आया समझ में? चलिए ये काम हमने डिसाइड कर लिया। अब इस काम को करने के लिए हमने क्या किया है, 4 जॉब्स डिसाइड करी। कितनी जॉब्स डिसाइड करी? 4 जॉब्स डिसाइड करी। ठीक है, एंड ये सभी चीजें जो प्लानिंग में हमने सोचा हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग ही करी जा रही है। ठीक है, आया समझ में? हम नाम दे देते हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4। ठीक है, आया समझ में? अब हमने क्या किया, हमने 2 एम्प्लॉइज हायर किए, 2 एम्प्लॉइज हायर किए। ठीक है, हमने बोला इस एम्प्लॉय को कि आप जॉब नंबर 1 करने वाले हो एंड इस एम्प्लॉय को बोला कि आप जॉब नंबर 2 करने वाले हो। अगर दोनों को हम काम बता देंगे तो क्या वो जॉब नंबर 2 करेगा? नहीं। क्या ये वाला एम्प्लॉय जॉब नंबर 1 करेगा? नहीं, वो अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अगर हम वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे या हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन क्या काम करने वाला है तो कोई भी किसी का काम जाके कर देगा। ठीक है, सपोज इसको हमने काम दिया कि आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्या करना है? प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एंड इसको हमने काम दिया कि आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा, ये बेचेगा। लेकिन हमने सिर्फ ये डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट बनाने हैं एंड प्रोडक्ट बेचने हैं, तो हो सकता है ये वाला भी आके प्रोडक्ट बना दे एंड ये वाला भी आके प्रोडक्ट बना दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जो काम पहले ही हो चुका है दोबारा से कोई इंसान आके वो काम फिर से कर देगा। तो बोला जा रहा है कि वर्क को इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि कोई भी डुप्लीकेशन हमें देखने को ना मिले, कोई भी काम दोबारा यहाँ पर ना हो एंड कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे। ठीक है, एंड साथ ही में लोगों को बर्डन ना लगे। अगर एक ही इंसान को 4-5 काम हम दे देंगे तो उसको बहुत सारा बर्डन लगने लगेगा। ठीक है, एंड वो कोई भी एक काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। 5 तो दूर की बात है, एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे एंड एक एम्प्लॉय को हायर करोगे ये काम करने के लिए, दूसरे को एक काम दे दोगे, तीसरे को एक काम, चौथे को एक काम, तो सबको लगेगा मेरे पास सिर्फ इतना काम है और मुझे इतना निपटाना है। ठीक है, तो उसको बर्डन लगेगा ही नहीं एंड वो जो काम कर रहा है उसमें अच्छे से ध्यान लगा के हर चीजें करेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन बैंक्स द टोटल वर्क, अगर हम बैंक की बात करें ना तो बैंक का क्या क्या काम है, अगर हम पूरे काम की बात करें तो कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल ऑफ कैश, चेक कलेक्शन, लॉकर ऑपरेशन। ठीक है, ये सभी काम किसका है? ये सभी काम बैंक्स का है। ठीक है, इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज। तो ये सभी काम जो मैंने आपको बताए जैसे कि कैश डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ कैश, चेक कलेक्शन, लॉकर ऑपरेशन, इसको अगर हम अलग अलग एम्प्लॉइज में बांट देंगे, अलग अलग एम्प्लॉइज में बांट देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम हमने आइडेंटिफाई किया कि ये टोटल काम है एंड देन फिर हमने क्या किया, उस काम को अलग अलग एम्प्लॉइज में बांट दिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सच डिवीजन ऑफ वर्क प्रोमोट्स स्पेशलाइजेशन एंड सिस्टमैटिक वर्किंग एज ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड वर्क एज पर हिज क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज। क्या बोला जा रहा है, अगर हम काम को डिवाइड करेंगे एंड लोगों की क्या खूबी है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या काम वो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें हायर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम अलॉट किया जाएगा। तो यहां होने वाला है स्पेशलाइजेशन होने वाला है, वो उस काम में माहिर हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से हर एक काम होने लगेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये कैसे अरेंज किए जाते हैं कि जो जो सिमिलर काम है वो एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो जो सिमिलर काम है वो एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, वर्क को ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट में डाल देना। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन के भी 3 तरीके हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि परचेज से रिलेटेड कोई भी काम है तो परचेज डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। सेल से रिलेटेड जितने भी काम है सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स अंडर वन डिपार्टमेंट। क्या बोला जा रहा है कि जब हम काम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसे डिवाइड कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या रहता है कि जितनी भी सिमिलर जॉब्स हैं उसे एक डिपार्टमेंट के अंडर में डाल देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटेशन या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद इट फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे लोग अपने कामों में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेसिस ऑफ ग्रुपिंग आर। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके से कामों को ग्रुप करने के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो फंक्शन के बेस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया परचेज से रिलेटेड काम परचेज डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड जो काम रहेंगे सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फंक्शंस के बेस में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है या फंक्शन के बेस में हमने काम को ग्रुप किया है, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या रहता है, प्रोडक्ट के बेस में। जैसे कि आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन कई प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। आया समझ में? सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चॉकलेट बना रही है, ठीक है, जो बिस्किट बना रही है, ठीक है, जो लॉलीपॉप्स बना रही है, जो स्वीट्स बना रही है, ठीक है। तो ये 4 चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, ठीक है। आया समझ में? तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, चॉकलेट से रिलेटेड जितने भी काम रहेंगे, मतलब यहां पर क्या करेगी, यहां पर काम को फंक्शंस के हिसाब से नहीं बल्कि प्रोडक्ट के हिसाब से अलग कर देगी, ठीक है। चॉकलेट बनाने के लिए जितने भी काम रहेंगे वो अलग, बिस्किट बनाने के लिए जितने भी काम रहेंगे वो अलग, लॉलीपॉप बनाने के लिए जितने भी काम रहेंगे वो अलग, एंड स्वीट्स बनाने के लिए जितने भी काम रहेंगे वो अलग। तो यहाँ पर जैसे कि अप्लायंसेस, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, 3 चीजें अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बन रही हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से काम को अलग कर देना या काम को ग्रुप कर देना, ठीक है। आया समझ में? अप्लायंसेस के लिए जितनी भी मशीनरी, जितने भी लोग चाहिए उनको अप्लायंसेस वाले में डाल देना, क्लॉथ्स के लिए अलग डिपार्टमेंट में डाल देना, कॉस्मेटिक के लिए अलग डिपार्टमेंट में डाल देना, ठीक है। आया समझ में? सपोज कीजिए एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कीजिए ये एक बड़ा सा एरिया है
जिसमें ये 3 बिल्डिंग बनी हुई है, ये 3 बिल्डिंग बनी हुई है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ए लिमिटेड। क्या नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? ए लिमिटेड। एक ही ऑर्गेनाइजेशन एंड 3 बिल्डिंग्स है। तो यहां पर इस बिल्डिंग में क्या बन रहा है? अप्लायंसेस। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? अप्लायंसेस। इस बिल्डिंग में क्लॉथ्स बन रहे हैं, इस बिल्डिंग में कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लायंसेस के लिए जितने भी लोगों को वर्क मिला है वो इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉथ्स के लिए जितने भी लोगों को काम मिला है वो इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक के लिए जितने भी लोगों को काम मिला है वो इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट के हिसाब से हमने काम को ग्रुप कर दिया है। ठीक है, हो सकता है अप्लायंसेस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हो, क्लॉथ्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हो एंड कॉस्मेटिक में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बने हो, लेकिन मेनली इन्होंने ग्रुपिंग ऑफ वर्क कैसे किया है? प्रोडक्ट के बेस में। एंड यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? फंक्शन के बेस में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, प्रोडक्ट के बेस में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ठीक है, एंड एट द लास्ट टेरिटरी के बेस में भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ठीक है, टेरिटरी के बेस पे कैसे? जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, हो सकता है आपकी अलग अलग ब्रांचेस हो, कोई नॉर्थ में, कोई वेस्ट में, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? वर्क को ग्रुप कर सकते हैं या डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज में बी ग्रुप्ड अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे के रखा है, जैसे कि सेल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है, जितने भी एक्टिविटीज हैं, उसको किस डिपार्टमेंट में डाल देना? उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ वर्क। पहला स्टेप समझ में आया? पहले क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ वर्क अंडर वन डिपार्टमेंट, एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या बोला जा रहा है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर लिए, अब उनके हिसाब से क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी उनकी। सेल्स मैनेजर की क्या ड्यूटी रहने वाली है, परचेज मैनेजर की क्या रहने वाली, प्रोडक्शन मैनेजर की, फाइनेंस मैनेजर की, ये सभी चीजें डिसाइड करना। ठीक है, आफ्टर ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, आया समझ में? एंड टू एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉइज। अब दूसरे स्टेप के बाद, डिपार्टमेंटेशन करने के बाद, अब क्या करने वाले हैं? जो अलग अलग जॉब पोजीशन रहेंगी उनका क्या काम रहने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है, आया समझ में? ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हमने 5 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, 5 जॉब्स डिसाइड करी हैं, तो उसके लिए एक हम चार्ज भी रखेंगे, एक हेड भी रखेंगे। ठीक है, आया समझ में? एक चार्ज नहीं, सॉरी, एक इंचार्ज बोल सकते हैं। जैसे कि स्कूल में भी आपने देखा हो ना, एक इंचार्ज रख देते हैं, अगर कोई फेयरवेल हो रहा है उसके लिए इंचार्ज रख दिया। ठीक है, वैसे ही अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर 5 डिपार्टमेंट हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करा है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड कर रहा है, तो उस डिपार्टमेंट का हम एक इंचार्ज या फिर एक हेड डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद ड्यूटी शुड बी असाइन्ड टू द मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। क्या बोला जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे हर एक डिपार्टमेंट में उनकी क्या ड्यूटीज रहने वाली है, हम वो भी असाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको टेलीकॉलिंग का एग्जांपल दिया था कि अगर टेलीकॉलिंग की वैकेंसी निकल रही है तो इसका मतलब टेलीकॉलिंग की जॉब डिसाइड करी एंड उसमें उनके काम क्या रहने वाले, उनकी ड्यूटीज क्या रहने वाली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, वो भी मेंशन रहता है। एंड ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में होती है, लोगों को, एम्प्लॉयज को हायर करने से पहले होती है। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ प्रॉपर मैच बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर आपको चाहिए कि आपका काम अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो, तो बोला जा रहा है जो जॉब आपने डिसाइड की है एंड जो भी आप एम्प्लॉय रखोगे वो क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए।
अब ऐसा नहीं है किसी को वीडियो एडिटिंग आती है एंड आपने उनको सेल्स का काम दे दिया, या किसी को मार्केटिंग का काम आता है उसको आपने प्रोडक्शन का काम दे दिया। जिसको जो काम आता है उसको उसी हिसाब से जॉब देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर द वर्क मस्ट बी असाइन्ड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट, एंड जॉब जो है उसी को मिलनी चाहिए जो वो उस काम को करने के लायक हो, ठीक है, उसके लिए वो काम बना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम क्या है, पढ़ाने का। अब कोई मुझे बोल देगा रिसेप्शनिस्ट का काम करो, ठीक है, तो मैं कर पाऊंगी नहीं। या फिर कोई मुझे बोल देगा कंप्यूटर का काम करो, मैं कर पाऊंगी नहीं। मेरा काम क्या है, टीचिंग का, ठीक है। अगर किसी ने मुझे हायर किया होगा, उसने लिखा होगा कि हमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसने जॉब डिसाइड कर ली। अब उस टीचर को क्या क्या करना है, उसके की रोल्स क्या रहेंगे, उसके की रोल्स क्या रहने वाले हैं, ये इस थर्ड स्टेप में दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि टीचर्स के मेरे क्या रोल है कि आपको पढ़ाना, एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाना, चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन नोट्स देने आपको, एंड जरूरत पड़ने पे लाइव क्लासेस लेने, आपके डाउट सॉल्व करने, ये सारे मेरे रोल्स हैं, ठीक है। तो किसी ने अगर मुझे हायर किया होगा तो पहले उसने ये की रोल्स लिखे होंगे, मुझसे पूछा होगा कि ये सभी काम आपको आते हैं, एंड मैंने बोला कि हाँ मुझे आते हैं, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तभी उन्होंने मुझे हायर किया होगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके रखा है। फॉर एग्जाम्पल परचेज मैनेजर मस्ट बी असाइन्ड ड्यूटीज रिलेटिंग टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे कि आपने सोचा कि एक परचेज मैनेजर हमें रखना है, तो परचेज मैनेजर को क्या काम देना है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या काम देना है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो उसको परचेज करे, आपको उसको जाके सेल्स का काम नहीं देना है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर असाइनिंग ड्यूटीज द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विथ ईच जॉब। मतलब हमने क्या कर दिया, ड्यूटीज डिसाइड कर ली कि किसका क्या काम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि अथॉरिटी किसकी रहेगी, किसके पास पावर रहने वाला है, एंड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ठीक है। अगर हमने किसी को एक जॉब दी है, जैसे कि सेल्स मैनेजर हो गया, उसके पास क्या पावर रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, एंड उसको कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो सेल्स मैनेजर के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे ना, तो अगर उनसे कोई गड़बड़ होती है तो वो जाके मार्केटिंग मैनेजर को नहीं बोलेंगे, बल्कि सेल्स मैनेजर को ही बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर। हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, एंड वो किसके लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, किसको अकाउंटेबल है। अगर उससे गलती होती है तो वो किससे जाके बोलेगा, एंड किससे वो हेल्प लेने वाला है, ठीक है। आया समझ में। The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure, and principle of scalar chain follows this hierarchy. That means degree of authority goes down from top to bottom in the hierarchy. It helps in coordination among various department. क्या बोला जा रहा है, अगर ऐसे रिलेशनशिप बनता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बनी रहेगी, ठीक है, जो कि आपने प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि टॉप टू बॉटम जाता है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है किसको ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पे ऑर्डर देने वाला है, ठीक है। आया समझ में। जैसे कि ऑनर है, तो वो ऑनर किसको ऑर्डर देने वाला है, मैनेजर को। मैनेजर जो है वो किसको ऑर्डर देगा, उसके अंडर में काम कर रहे एम्प्लॉयज को, या फिर हम बोल सकते हैं सुपरिंटेंडेंट को, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट जाके सुपरवाइजर को ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर जाके वर्कर्स को ऑर्डर देगा। तो ये क्या है, ये एक स्केलर चेन बनी हुई है, ये एक हायरार्की बनी हुई है जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जाती है, ठीक है। तो अगर वर्कर को हेल्प चाहिए या उससे कोई गड़बड़ होती है
तो वो किसको आंसरेबल रहेगा? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो सुपरिंटेंडेंट को आंसरेबल रहेगा। सुपरिंटेंडेंट से कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो मैनेजर को आंसरेबल रहेगा, और मैनेजर से कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो ऑनर को आंसरेबल रहेगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो इससे क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, अगर सभी लोगों को पता रहेगा कि गड़बड़ करने पर मुझे किसके पास जाना है या काम कंप्लीट होने पर हमें किसको रिपोर्ट करना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, आया समझ में? तो इससे क्या रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट में तालमेल बना रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट मे बी लेड डाउन दैट एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, परचेज एंड स्टोर्स विल टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू प्रोडक्शन मैनेजर। क्या बोला जा रहा है, जितने भी एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में, परचेजेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो किसको जाके रिपोर्ट करने वाले हैं? प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करने वाले हैं, एंड प्रोडक्शन मैनेजर से ही वो ऑर्डर रहेंगे, एंड प्रोडक्शन मैनेजर को ही वो अकाउंटेबल रहेंगे। ऑर्डर भी किससे लेने वाले हैं? प्रोडक्शन मैनेजर से। अकाउंटेबल भी या आंसरेबल भी प्रोडक्शन मैनेजर को ही लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सभी को अपना काम पता होता है। अगर कोई भी एम्प्लॉइज प्रोडक्शन में, परचेजेस में या स्टोर्स में काम करता है तो वो जाके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर से ही ऑर्डर लेने वाला है, ना कि मार्केटिंग मैनेजर से, ना ही सेल्स मैनेजर से। एंड कोई गलती करेगा तो अकाउंटेबल भी किससे रहेगा? अकाउंटेबल भी वो प्रोडक्शन मैनेजर को ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो ये क्या था, ये था हमारा स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिए हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा है, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो हमने समझे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।